नमस्कार, मैं पहाड़ी शहजाद अली और आप देख रहे हैं लोक साक्ष्य न्यूज। हाल ही में चर्चा जो जोर पर है वो चर्चा है वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के पूरे देश भर में एक चुनाव कराने की तैयारी है। उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरह से बयान भी आ रहे हैं। गरिमा दासोनी का बयान भी हमने देखा था और कल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं मनवीर चौहान, उनका भी एक प्रेस रिलीज हुई है। उसमें जो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भी इस पर राजनीति कर रही है। तो हमारे पास में क्षेत्रीय दल से शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार हैं अशोक खन्ना जी। उनसे इसके प्लस माइनस दोनों जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन के क्या प्लस क्या माइनस हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं खन्ना जी से। खन्ना जी, सरकार चाहती है कि पूरे देश में एक चुनाव कराए जाए और एक ही तरह पूरे देश भर में एक चुनाव होगा, तो उससे क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि फायदे तो सबको नजर आ रहे हैं कि पूरे देश में एक चुनाव होगा, 5 साल तक फिर किसी चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या नुकसान क्या होंगे उससे? देखिए, नुकसान तो इसके अंदर अपोजिट पार्टी का जी, रूलिंग पार्टी का कोई नुकसान नहीं है जी। और ये जो सब्जेक्ट है वन नेशन वन इलेक्शन, इससे देश का भला है। और एक ही बार में दोनों चुनाव अगर हो जाते हैं, एक तो सरकार का रेवेन्यू बचेगा, दूसरा जो पब्लिक को परेशानी होती है बार बार इलेक्शन में, रोज झंडे निकल रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं, इलेक्शन के वोट मांगे जा रहे हैं, ये झमेले से एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। अच्छा खन्ना जी, कई बार हमारे पास में संवैधानिक संकट इस प्रकार के आते हैं, किसी प्रदेश में मान लीजिए राज्य सरकार गिर जाती है, वहां पर अल्पमत में आती है, तब उस कंडीशन में वन इलेक्शन वन यानी नेक्स्ट 5 साल तक चुनाव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? उस चुनाव किस तरह? उसका सब्स्टिट्यूट तो है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग जाता है जी। जब राष्ट्रपति चाहेगा तब वो दूसरा इलेक्शन करा देगा। तो 5 साल तो वो खींच सकता है राष्ट्रपति। अच्छा, चोरी ऐसा हो सकता है। और जहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ राज्य सरकार केंद्र शासित है, तो वहाँ क्या है, राष्ट्रपति के अंडर ही है तो ना सब कुछ। तो ऐसा ही उस वक्त भी हो सकता है, अगर सरकार गिर गई तो सरकार तो जो मशीनरी है वही रहेगी। जहां पर केंद्र शासित सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों की बात हम करते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों में आपने देखा होगा पार्लियामेंट, वहां पर भी विधानसभाएं होती है, सरकारें चुन के जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारें नहीं चुनती हैं। तो तब उस कंडीशन में भी तो वहाँ ये दिक्कतें आएंगी। देखिए, हमेशा जब भी देखा जाता है, जब भी कोई अपोजिशन बात उठाता है, ये सरकार गिरा दो, सरकार की कुर्सी खींच लो, बहुमत कम कर दो, तो अगर गिर भी गई सरकार तो राष्ट्रपति के हवाले हो जाती है। राष्ट्रपति के हवाले हो जाती। शांति भाई, जो सही बात निकल करके ये आ रही है कि भाई इससे फायदे बहुत होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि इससे क्षेत्रीय दलों को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और जो मनवीर चौहान ने जिस तरह प्रेस रिलीज डाली है, उनका भी ये कहना है कि कांग्रेस जो है क्षेत्रीय दलों को लेकर के अपना हित साधने की कोशिश कर रही है। देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है, भाजपा क्या कह रही है, इससे इतर मैं सिर्फ इतना कहूँगा, भारतीय संविधान में लोकतंत्र का बड़ा महत्व है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है, प्रावधान है 5 साल वो सरकार चुने। भारत के अंदर अगर आप मौसमी सिस्टम देखो तो यहाँ अफ्रीका वाली गर्मी भी है और तो रसिया वाली सर्दी भी है, ठीक है, बरसात भी है। कहने का मतलब है एक भारत के अंदर अलग अलग मौसम है। तीसरी बात, भारत के अंदर, भारत इतना विशाल देश है, यहाँ पर हर तरह की क्षेत्र में हर अलग अलग समस्याएं हैं। अब आ जाइए, एक देश एक विधान एक संविधान, तो एक चुनाव अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर कुछ संवैधानिक बातें हैं जिस पर चर्चा किए बगैर खाली ये कह देना एक देश एक विधान एक संविधान। मैं शहजाद जी आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत तो दुनिया की सबसे बढ़िया पार्टी है, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर यूसीसी कानून लागू किया, इस राज्य के अंदर एक कानून लागू हुआ, इसमें 2 क्यों? उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार है, भू कानून लागू हुआ, इसमें 2 कानून क्यों? हरिद्वार उधम सिंह नगर नहीं। कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी ने जो भी नारे दिए
धरातल पर टाई टाई फिस, और जब फंसते हैं तो कभी सेना के पीछे छुपते हैं, कभी मुसलमान के पीछे छुपते हैं, और कभी इधर उधर की बात करते हैं, मूल पर बात नहीं करते। आप ये बताइए, एक देश एक विधान एक संविधान आपको इस देश के अंदर दिख रहा है? उत्तर प्रदेश में सरकार जब चुनाव कराती है तो 7 चरणों में, उत्तराखंड में 1 चरणों में, कई राज्यों में 8-8 चरणों में कराती है। तो अब एक विधान एक संविधान एक साथ क्यों नहीं? अब आ जाओ, मैं उत्तराखंड का नागरिक हूं, मेरा ये कहना है कि मेरे यहाँ 2016 में सरकार गिर गई, तो क्या सरकार गिरने के बाद यहाँ पर जो गवर्नर रूल 5 साल चलना चाहिए फिर? और अगर 5 साल गवर्नर ही चलाएगा तो फिर आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र में जनता की आवाज जब चाहो सरकार गिरा के दबा दो। कहने का मतलब है, बोलने में बहुत सरल लगता है, मगर ये सरकारें एक राज्य में एक कानून तो लागू नहीं कर पा रही है। ये सरकारें इस देश को एक संविधान के तहत नहीं चला पा रही हैं। जहां जातीय झगड़े करवा देते हैं, जहां क्षेत्रीय झगड़े करवा देते हैं, ऐसे में इतने वृद्ध भारत में आप चुनाव करा पाओगे एक साथ? आपसे निकाय चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या आप उत्तराखंड में कर रहे हो। ऐसे में आप विधानसभा लोकसभा के एक साथ चुनाव करा पाओगे? कहने का फिर वही बात आती है, जब भाजपा फंसती है तो नारों में जुमलों में जनता को घुमाती है। मैं आपके माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता और सरकार से पूछना चाहता हूं, ये भू कानून में दोहरा चरित्र क्यों? यूसीसी में दोहरा चरित्र क्यों? अपने अनुसार जैसे आप देश को हाँकना चाहते हो, इससे देश नहीं चलेगा। देश में एक संविधान है और संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को अपनी 5 साल सरकार चुनने का अधिकार है। सरकारें गिरती हैं, विधायक मरते हैं, कई तरह की बातें हैं जो सरकार में बाधा आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में चुनाव हुए, तब तो सब एक ही थे, एक ही तरीके से लड़े। आज अलग अलग राज्यों में चुनाव की परिस्थितियां क्यों बन रही है? ये वो सवाल है कि वृद्ध भारत के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली में एक चुनाव एक संभव नहीं है। इसमें जो व्यवधान है उसका समाधान भाजपा बता नहीं रही है। संदीप भाई, मेन जो मुद्दे हैं, जब विधानसभा चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ उत्तराखंड का चुनाव होता है, मुद्दे अलग होते हैं, पंजाब का चुनाव होता है, वहाँ के मुद्दे अलग होते हैं, राजस्थान के में चुनाव होते हैं, वहाँ के मुद्दे अलग होते हैं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहाँ के मुद्दे अलग होते हैं। तो जब एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो क्या प्रदेश के मुद्दे गौण साबित नहीं होंगे? उस समय तो सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर बात हो रही होगी। ऐसे व्यावसायिक लोग बैठ गए हैं, वो तमाम लोकतांत्रिक मुद्दों को खत्म करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, चलो उत्तराखंड में एक चुनाव हो गया, मैं कहूंगा उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने के लिए सख्त भू कानून की जरूरत है, शेड्यूल 5 लागू करो। भाजपा क्या कहेगी? इसका मतलब है आप राष्ट्रीय चैनलों को मैनेज कर कर, अखबारों को मैनेज कर कर स्थानीय मुद्दे आप वैसे ही खत्म कर रहे हो, और जब एक देश एक चुनाव की बात करोगे तो आप तो क्षेत्रीय मुद्दों को बिल्कुल कुचल दोगे। हमारे मुद्दों का कोई होगा ही नहीं। आज अखबार मैनेज हो रहे हैं, चैनल मैनेज हो रहे हैं, तो जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं सरकार उस पर क्या हमको स्थान देगी? क्या उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के उन मुद्दों पे, हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, उत्तराखंड की राजधानी का मसला है, नौजवानों का मसला है, पलायन का मसला है, पानी पे अधिकार का मसला है, संसाधनों पे अधिकार का मसला है, क्या ये मुद्दे राष्ट्रीय उस पर टिक पाएंगे? इसी पर खन्ना जी से सवाल ले लेते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप में, खन्ना जी, क्यों जब एक देश एक चुनाव होगा उस वक्त प्रदेश के जो क्षेत्रीय मुद्दे होंगे उसको उनका क्या होगा? नहीं, बात ये है, मुद्दे तो वही रहेंगे। इलेक्शन होने के बाद अगर रूलिंग पार्टी बन गई तो मुद्दे तो उन्हीं को निपटाने हैं ना। नहीं, हमारा ये कहना है कि जब एक राष्ट्र एक चुनाव हो रहा होगा उस वक्त उन मुद्दों पर बात हो रही होगी जो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, या हर एक जगह जब स्टार प्रचारक जाएंगे तो वहां पर वो बात करेंगे, नहीं उत्तराखंड के मुद्दे अलग होंगे, पंजाब के मुद्दे अलग होंगे, नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे अलग होंगे? कैसे होंगे ये? देखिए, बात ऐसी है, हर राज्य का अगर चुनाव एक बार हो जाता है तो मुद्दे जो हैं वो तो वहां की रूलिंग पार्टी देखेगी ना। जो भी मुद्दे उठेंगे, नहीं वो चुनाव में डिस्कस हो पाएंगे ना। चुनाव में डिस्कस का तो महत्व ही नहीं है, महत्व भी नहीं है। चुनाव में जितना मर्जी भौंक मारते रहो आप, कौन सुन रहा है? उस वक्त तो नेताजी बोल रहे हैं, वोट दो वोट दो वोट दो वोट दो। जब
चुनाव हो गया, नेताजी चुन लिए गए, उसके बाद मुद्दे आएंगे सड़क पर। कोई जुलूस निकालेगा, कोई धरने देगा, कोई अपनी डिमांड बताएगा। ये प्रैक्टिकल है, हमारा ये कहना है। आपने भी इस लंबे समय पत्रकारिता करी है, क्या ये प्रैक्टिकल है कि आप जब चुनाव हो रहे हो उस वक्त उत्तराखंड की बात ही नहीं, हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, उस वक्त जब चुनाव हो रहे होंगे तब हम उत्तराखंड की बातें नहीं करेंगे, हम राष्ट्रीय मुद्दों की बातें करेंगे। लेकिन चुनाव होने के बाद जब वो मुद्दे हमारे सामने ही नहीं आए, तब फिर कोई रूलिंग पार्टी आकर के उस पर काम कैसे करे? चुनाव के टाइम पे जो मैनिफेस्टो बनाते हैं ये लोग, नेता लोग, वो जो पर्चे बांटते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, उन मुद्दों का विश्लेषण तो बाद में होता है। पहले चुनाव होने के बाद जब रूलिंग पार्टी बन जाती है, सरकार बन जाती है, तब पब्लिक उठ के अपनी डिमांड बताती है कि हमारे ये, आपने ये कहा था, ये नहीं किया, आपने ये वादा किया था, ये पूरा नहीं किया, आपने ये फैसिलिटी देने का कहा था, ये पूरा नहीं किया। अब बताइए, उस वक्त तो जो धरने प्रदर्शन होंगे वो तब अब भी होते हैं और तब भी होंगे। नहीं, धरने प्रदर्शन की तो बाद की जरूरत पड़ेगी जब सरकारें बन जाएंगी। हमारा जो सवाल है, सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड का मुद्दा उस वक्त जब वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा होगा और पूरे देश में चुनाव हो रहे होंगे, तो प्रदेश का चुनाव अलग लड़ा जा रहा होगा, उस वक्त भी यहाँ के मुद्दे अलग डिस्कस हो रहे होंगे। देखिए, हर राज्य का अपने अपने मुद्दे हैं जी, वही हमसे, तो अपने मुद्दे उठाने के लिए स्वतंत्र है जनता, और वो मुद्दे उठेंगे ही उठेंगे। लेकिन इलेक्शन में जो नेताजी बोलेंगे चुनाव लड़ने वाले कि हम ये करा देंगे, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, वो पब्लिक को या तो भ्रम में डालेंगे या उनके वादे पूरे करेंगे। चलिए संदीप भाई, कितना सहमत है इनकी बात से आप? देखिए, मैंने फिर कहा, अगर आप धरातल की बात करेंगे तो धरातल की राजनीति जवान पे आती है। मेरे बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं, पत्रकार हैं, आप जवाब भी नहीं दे पा रहे। कारण क्योंकि आप भी बायस्ड हैं। आपको ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में कब का यूसीसी लागू करेंगे, बता दीजिए आप। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम चीजों को जो लागू कर रही है, वो उत्तराखंड के अंदर तो कभी भाजपा ने मैनिफेस्टो में लेके नहीं आई, मगर ले आई। आप बता दीजिए, भू कानून में कब भाजपा ने चुनाव में कहा हम 2 कानून लागू करेंगे उत्तराखंड में? बोला नहीं, बोला, मगर लागू कर दिया। कानून के लिए बोला, लेकिन दोनों अलग अलग करेंगे ये नहीं बोला। तो दोहरा चरित्र भाजपा का ना, भाजपा कितनी जालिम पार्टी है। और राष्ट्र में चुनाव में, जब राष्ट्र का चुनाव होगा उस समय मुद्दा क्या होगा? मोदी कहेगा मैंने सिंदूर पी लिया, कांग्रेस कहेगी मैंने खून पी लिया। तो उत्तराखंड के मुद्दे कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी, पलायन, जल जंगल जमीन, राजधानी, इस मुद्दों पे कौन चर्चा करेगा? कहने का मतलब है, क्षेत्र की आत्मा को मारने का ये जो षड्यंत्र हो रहा है, इससे देश के अंदर कई तरह की अलगाववादी बातें खड़ी हो जाएंगी। उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं। सोनम वांगचुक है, बिल्कुल, उन्होंने एक छत्र होकर भाजपा को वहां जिताकर भेजा सांसद। भाजपा ने कहा कि हम तुम्हारे को 6 शेड्यूल देंगे, वादा किया उन्होंने। किया। आज वहां पर अडानी को जो है डैम बनाने से, बिजली का संयंत्र देने से, पूरे जो है लद्दाख को बेचने की योजना बन गई। ये भाजपा के मैनिफेस्टो में था। और जो 6 शेड्यूल की बात करी, उस 6 शेड्यूल के लिए सोनम वांगचुक को वहां धरना देना पड़ा, आमरण अनशन करना पड़ा। सुना भाजपा ने? ऐसी तानाशाही सरकार, उसकी बात नहीं मानी, वो पैदल चला दिल्ली तक। क्या भाजपा ने उसकी सुनी? अगर ऐसे ही चला तो इस देश के अंदर क्षेत्र की आत्मा को मार दिया जाएगा, जगह जगह झगड़े होंगे। और अभी तो एक तस्वीर, उसके बाद कई तरह की आवाजें उठने लग जाएंगी। जब आप क्षेत्र में, क्षेत्र के मुद्दों को दरकिनार करोगे, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या है? प्रधानमंत्री जी का तो कहना है मेरा क्या, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। अगर एक देश एक कानून, अगर एक वोटिंग अगर हो गई और उसका फेलियर हुआ तो कौन भुगतेगा? क्या भारत के प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं नोट फेलियर से देश कितना टूट चुका? क्या भारत के प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं फेल हुई उस पर जवाब देते हैं? आज पूरा विपक्ष कह रहा है भाजपा से कि आइए बैठकर बताइए ऑपरेशन सिंदूर पर क्या हुआ। क्या सुन रहे किसी की? कहने का मतलब है कि यदि इस चुनाव से देश को कोई नुकसान हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भारत बहुत विशाल देश है, विभिन्न बोली, जाति, विभिन्न परिस्थितियां इस देश में हैं। ऐसे में मुझे लगता है जो सरकारें उत्तर प्रदेश में एक बार चुनाव नहीं करा सकती, वो इस देश में एक साथ चुनाव कैसे कराएगी? ये सवाल बड़ा कठिन है। जुमले हैं इसमें, एक जुमला ये भी सही।
नहीं, हमारा ये जो खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो उनका लेख है उसमें लगता है उनको कि हाँ, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो जाएंगे, इसमें क्षेत्रीय पार्टियों को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। उन्होंने भी माना, तभी तो उन्होंने बोला कि क्षेत्रीय दल के रूप में कांग्रेस जो है राजनीति कर रही है। कहीं ना कहीं यही तो माना उन्होंने। देखिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मगर कांग्रेस ने जो सवाल खड़े किए हैं, देखिए सत्ता से तो करेंगे। उन्होंने जो बात कही है वो सच है। कांग्रेस इस देश में 60 साल राज्य करके चली गई। ये समस्याएं कांग्रेस के सामने कितनी बार आई, मगर कांग्रेस ने जब जनता की आवाज सुनी तो कांग्रेस बैकफुट पर आई। इन्होंने यूसीसी पता नहीं क्या क्या लागू करने की बात करी। इस देश के अंदर ये सरकार यूसीसी केंद्र में लागू नहीं करा पाई, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं करा पाई, मगर ट्रायल प्रदेश उत्तराखंड में लागू कर दिया। और उसके दुष्परिणाम, बेटियों के गले कटने लग गए, माँ बाप से छुपकर वहां पर रजिस्ट्रेशन होने लग गए। और भाजपा के नेता बोल रहे हैं, अरे भैया उसमें माँ बाप की सहमति भी तो है। अगर फर्जी साइन करके दे दिए, फर्जी बाप खड़ा करके दे दिए तो क्या होगा? और जो कोई व्यक्ति किसी छोटी बच्ची के साथ कोई अभद्र व्यवहार कर देगा और उसके बाद वो फर्जी कागज कहेगा कि इसके तो माँ बाप की भी सहमति है, सुप्रीम कोर्ट तक गरीब लड़ पाएगा? कहने का मतलब है, बात को कहने से पहले सर्वदलीय माहौल बनता है, देश का जनमत लिया जाता है, देश के जनमत में बहुमत दिखता है, तब जाकर उसको लागू किया जाता है। जिस देश के अंदर देश की 50% आबादी महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण न दिया जाता हो, और वो राजनीतिक बेईमान लोग देश को एकमुठ और एकजुट करने की बात करते हैं, ये वही जुमला है जिस जुमले से देश के अंदर आतंकवाद खत्म हुआ नोटबंदी से। ये वही जुमला है कि इस देश के अंदर बांग्लादेशियों को भगा देंगे, रोहिंग्याओं को भगा देंगे। इन जुमलों का धरातल में ये है कि यहाँ पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है, 14 साल भाजपा को यहाँ सरकार बनाते हुए हो गया है, और उसके बाद भाजपा बोलती है यहाँ रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेशी आ गए। अबे तुम कर क्या रहे हो फिर इस देश में? कहने का मतलब है, झूठ, जुमले और जनता को भटकाना भाजपा का काम है। ये उसी के तहत इसको भी देखा जा सकता है। और अगर वाकई ये देश के अंदर एक चुनाव होना चाहिए तो संसद में चर्चा कराइए, जब संसद में बहुमत मिल जाए उसके बाद लागू कर दीजिए। संसद जो लोकतंत्र की आत्मा है, वहां बोलना नहीं, महिलाओं को आरक्षण देना नहीं, राज्यों की समस्याओं का समाधान करना नहीं, अपने वादे किए पूरे करने नहीं, और जब सवाल जनता पूछे तो भाग जाओ और एक नया जुमला छोड़ जाओ, ये नहीं चलेगा। भारतीय लोकतंत्र में जनमत बहुत बड़ी चीज है। अगर जनमत निकल कर आता है तो होना चाहिए, उसके दुष्परिणाम क्या है उस पर चर्चा होनी चाहिए। यदि नहीं तो इन जुमलों से देश त्रस्त हो चुका है। कन्हा जी, क्या कहेंगे? सवाल किससे पूछे जाएंगे? सरकार से पूछे जाएंगे, विपक्ष से पूछे जाएंगे? ऐसा है, जो भाई साहब जो भी कहा, जितने जो बातें इन्होंने उठाई हैं तो सत्य, लेकिन इनके ये जो इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन के होने के बाद जो भी सरकारें बनेंगी उसका इम्प्लीमेंट तो तभी जनता कराएगी ना। जब रूलिंग पार्टी कोई बनेगी ही नहीं, तो ये जो भाई साहब ने उठाई हैं बातें बिल्कुल सत्य है, लेकिन इनका इम्प्लीमेंट तो तभी होगा जब सरकार के सामने नहीं। अब जब सरकार करना चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो संसद में, पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। देखो, अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन का कानून आया तो सरकार को केंद्र में इस पे बहस करानी पड़ेगी, और उसके बगैर ये एकदम थोड़ी डिक्टेटरशिप थोड़ी है ये कि आपने ऑर्डर कर दिया तो इम्प्लीमेंट हो गया। भाई सरकार को अपोजिशन से भी पूछना पड़ेगा और अपने आप से भी पूछना पड़ेगा कि हम ये वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हैं, इसके अंदर आपकी क्या फाइंडिंग है? अच्छा, ये जो सवाल शांति भाई ने उठाया कि जो सवाल है, सवाल किससे पूछे जाए, सरकार से कि विपक्ष से? किससे पूछने? विपक्ष तो पूछेगा ही पूछेगा। नहीं, मीडिया किससे पूछेगा? मीडिया तो दोनों से पूछेगा जी। आपने क्या सवाल उठाया और आपने क्या जवाब दिया जी, पूछेगा मीडिया। लेकिन ये जो भाषा ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार इसके अंदर बहुमत में लाकर या इस बात को नहीं उठाएगी, इसको केंद्र सरकार जब पार्लियामेंट में पास करा लेगी तभी तो इम्प्लीमेंट होगा। यानी आपका मानना है इतना सरल नहीं है इस बार? सरल नहीं। तो सरल तो है नहीं, तो क्या करेंगे? इस वक्त सरकार कराएगी, इस पे चर्चा कराएगी? आपको लगता है सरकार पार्लियामेंट में इस पर चर्चा होगी, इस पे बहुमत बनाए, आम राय बनाई जाएगी? तो ये चल ही नहीं सकता ना। मुझे बताइए, तुमने कह दिया कि हम ये कानून ला रहे हैं,
लेकिन कानून आप अपने घर में बैठ के थोड़ी बना लेंगे। जब तक आप पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कराएंगे, बहुमत से पास नहीं होगा, तब तक कैसे इम्प्लीमेंट करा लेंगे। ठीक जी शांति भाई, आप दो जनों के बीच में चर्चा करो और यही सब यही तय हो गया, यही तय हो गया। दो ही लोग हैं सिर्फ। दो में ही तय हो गया। मैंने अभी मेरे से पूर्व इन्होंने जब बोला, इन्होंने कहा सख्ती से सरकार को लागू करना चाहिए। मैंने जब लोकतंत्र का हवाला दिया तो आपने भी कहा बिना सहमति के तो होना नहीं चाहिए। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 25 सालों में राजधानी मिली गैरसैंण? नहीं मिल पाई। तो जिस दिन ये तानाशाही बैठ जाएंगे वन नेशन के तहत, ये करेंगे। वांगचू धरना दे रहा है कि 6 शेड्यूल में आपने वादा किया था लेह लद्दाख को दो, मिला? उत्तराखंड की परिसंपत्तियां उत्तर प्रदेश लेके बैठा हुआ है, नहरों पे उत्तर प्रदेश का कब्जा है, हमारी पनबिजली परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश का कब्जा है, मिला? यही तो सरकारें हैं। 25 साल में मिला आपको? नहीं मिल पाया। इन्होंने कहा पहाड़ से पलायन हो रहा है, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, देश की एकता और अखंडता के लिए उत्तराखंड में वोट दो। आपको सीमाएं सुरक्षित दिख रही है? पहाड़ से पलायन हो रहा। कहने का मतलब है, जब सत्ता में बैठकर ये उत्तराखंड की जनता को नहीं सुन रही है, अगर वन नेशन के तहत उत्तराखंड के मुद्दे खत्म करके अगर ये सत्ता में बैठ गए, तो ये तो मेरे पे गैंगस्टर लगाने की कोशिश कर रहे, मुझ पे रंगदारी लगा दी। मैं कौन हूं? आपको दिख नहीं रहा है शहजाद जी? जो सड़कों पर बुनियादी सवाल कर रहे हैं, इनसे जवाब नहीं बन रहा तो मुकदमे ठोक रहे। जिस दिन वन नेशन के तहत ये सत्ता में बैठ गए और राज्य में भी बैठ गए, केंद्र में भी बैठ गए, तो ये तो कुचलना क्या है, तो मारना शुरू कर देंगे। ये जरूरी 25 यही पार्टी रूलिंग में आ जाएगी तो वन नेशन वन इलेक्शन में। वन नेशन नहीं, कांग्रेस भी तो आ सकती है। मैं सवाल किसी सरकार का नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वर्तमान जो सरकार है उसका चरित्र दिख गया, उसका चरित्र दिख गया कि देश का इंटरनेशनल प्रसिद्धि पाया हुआ सोनम वांगचुक जो कह रहा है कि मैंने सांसद आपको दिया लद्दाख से, आपने हमको यूनियन टेरिटरी बनाया, हमें खुशी है, मगर अपना किया वादा 6 शेड्यूल तो दे दो। अभी वो देहरादून आए थे। शांति भाई, इस बीच जब 25 वर्ष में हम अभी अपनी स्थायी राजधानी नहीं ले पाए, और अगर इस तरह का चुनाव हो जाता है और सरकार आज नहीं सुन रही है, तब सुन पाएगी? सवाल तो ये भी खड़ा होता है। मैं मध्य प्रदेश गया था, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। तो मैं मध्य प्रदेश में ये जो अलगाववाद चल रहा है, मैंने कहा भी क्यों करते हो ये चीजें, ठीक नहीं है यार, हम भी तो सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, हम तो कभी भी हिंसक नहीं होते। उन्होंने कहा हमारे तो जंगल से ही रोटी चलती है, ताड़ी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। और जब मैं वहाँ एक पढ़े लिखे लड़के से बात कर रहा था, उसने कहा जब मेरे अस्तित्व पे खतरा हो जाएगा तो मैं क्या ना लड़ूं, जब सरकार सुन नहीं रही है, जब सरकार कुचलने में आ जाएगी तो क्या मैं ना लड़ूं? तो हमको जो लोग गलत कहते हैं वो हमारी संस्कृति सभ्यता को कुचल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के आगे हमारे जंगल बेच रहे हैं। इसलिए अब जो है पहाड़ का व्यक्ति उग्र भी होने लगा है, क्योंकि उग्रता वहां देखने को मिली जब आशीष नेगी ने अपनी बात उग्रता से बोली अंकिता भंडारी वाले मामले। अच्छा, आप बताइए शहजाद भाई, आपकी बहन की सरेआम बेइज्जती हो जाएगी, आप क्या कहोगे? मैं पुलिस में जाऊं और पुलिस वाला कहे तू अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकता, सरकार तुम्हारी ना सुने, तो आपके पास क्या समाधान बचता है? विवेक खो देता है आदमी। वो तो उत्तराखंड है, देवभूमि है, यहाँ के लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, मगर इस राष्ट्र के प्रति समर्पण हमारी कायरता मान ली इन्होंने, और ये जालिम झूठ से बेईमानी से उत्तराखंड को लूट रहे हैं, संसाधन से लेकर संस्कृति सभ्यता खत्म कर रहे हैं। और जो बोल रहा है, बताइए, वो कल का लड़का, बीटेक लड़का, MCA लड़का, उसको उत्तराखंड की सरकार उसको जो है गुंडा एक्ट में बंद कर रही है, उसको कह रही है रंगदारी कर रहा। इतनी निर्लज्ज और बेईमान सरकार हमने गलती से सत्ताओं में बैठा दी, उसके परिणाम ये हैं, बोलने वाले मुकदमे झेल रहे हैं, जेल ठूसे जा रहे हैं, और जो चाटुकारिता कर रहे हैं, जीभ से जूते चाट रहे हैं, वो यहाँ मंत्री बन रहे हैं, संतरी बन रहे हैं, उत्तराखंड की सभ्यता को खतरा कर रहे हैं। ये इस पर कौन बोलेगा? मेरा फिर कहना है, लोकतंत्र में जो सरकारें आधी आबादी को 33% आरक्षण नहीं दे पा रही हो, जो सरकारें उत्तर प्रदेश में एक चरण में चुनाव ना कर पा रही हो, वो जब एक देश एक चुनाव की बात करती है तो इसमें मुझे उनकी राजनीतिक बेईमानी नजर आती है। क्यों नहीं भारत के प्रधानमंत्री ये कहते कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद को मैंने खत्म किया था, उस पर मुझे उसका रिजल्ट दीजिए। इसके अगर दुष्परिणाम हुए फिर कौन भुगतेगा? देश की अर्थव्यवस्था से लेकर रोजगार से लेकर देश की समरसता सब बिगड़ चुकी है, और उसके बाद जुमलेबाज एक नया जुमला पोत के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना है
संसद से पारित यदि कोई भी कानून आता है वो जनता को स्वीकार्य होता है, मगर एकल थोपना हुआ कानून चाहे वो कितना ही अच्छा हो, राष्ट्र के लिए घातक होता है, लोकतंत्र के लिए खतरा होता है। और नोटबंदी एक उदाहरण है। बाकी तमाम भाजपा की कार्यप्रणाली बताती है कि ये जुमलेबाजी है, इन्हें राष्ट्र से मतलब नहीं है। तो खन्ना जी क्या कहेंगे अब इस पे ब्रीफ में थोड़ा सा? अभी भाई साहब ने कहा कि राजधानी नहीं ले सके, ये दरअसल राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है। ब्रिटिश टाइम के अंदर जितनी भी राजधानियां बनी हैं वहाँ रेलवे स्टेशन नजदीक रखे गए, जितने हाई कोर्ट बने हैं वहाँ सब रेल की फैसिलिटी रही है। वजह यह है कि जब उत्तराखंड में राजनीतिक जो इच्छा शक्ति वो है नहीं कि गैरसैंण में राजधानी हो। किसकी नहीं है? नेताओं की नहीं है, नेताओं की नहीं है, पब्लिक को तो कुछ नहीं इससे फर्क पड़ता। आज ले जाओ, पब्लिक को तो जो झेलना है वो झेलेगा ही, जो दिक्कत झेल रही है पब्लिक को झेल ही रही है। लेकिन ये राजनीतिक इच्छा शक्ति से परे है। इसमें मैं जी शांति भाई, आपने कहा 25 साल से दोनों राष्ट्रीय पार्टियां रही, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। वोट किसको देते हैं? जिनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। आपने कहा कि गैरसैंण राजधानी जो है ट्रेन नहीं है, तो मतलब अगर ट्रेन नहीं है तो फिर हिमाचल में कैसे हो जाती है राजधानी शिमला? नहीं, कुछ मैंने कहा, कुछ गिनी चुनी मैंने फिर मैं बात करता हूं। अब आ जाइए राजनीतिक बेईमानों की इच्छा शक्ति कैसी है। ये देहरादून बासमती और लीची से जाना जाता था, छोटी छोटी नदियों से जाना जाता था, सारी कैनालों से जाना जाता था। आज देहरादून कैंसर पीड़ित मरीज की तरह हो चुका, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, कैनाल बंद कर दो, ये बंद कर दो। और अभी एक जुमला और चल रहा है, एलिवेटर रोड आ रही है, इसके बाद दोनों नदियां भी बंद कर दो। जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट ये कहता है कि देहरादून में पानी का वाटर लेवल डाउन जा रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। देहरादून मृत प्राय स्थिति में आ जाएगा यदि देहरादून को जीवित करने के लिए पेड़ और नहरों को सुरक्षित नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद भाजपा सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, नहीं जी ट्रैफिक जाम हो रहा है, ट्रैफिक बहुत हो रहा है। अरे ट्रैफिक बहुत हो रहा तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खत्म कीजिए, ट्रैफिक बहुत हो रहा तो सरकारी मशीनरी को ऊपर चढ़ाइए, ट्रैफिक बहुत हो रहा है तो तमाम व्यवस्थाओं को ठीक कीजिए, नाले नादे सरकारी जमीनों को खाली छोड़ाइए, वो नहीं कराना। मगर जब एक नाले बंद कर रिस्पना के ऊपर भी लगा दे, उसके बाद वो पानी सीधा बाहर निकल जाएगा। देहरादून में जिस दिन पानी का संकट आ जाएगा, हैजा, टीबी, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हर मौसम में आ रही है, उसके बाद क्या होगा? कहने का मतलब है लुटेरों के हाथ में सत्ता आ गई, इनका क्या झोला उठा के चल देंगे, मरेगा तो उत्तराखंडी। जिसने उत्तराखंड में रहा, जो यहाँ लूटने के लिए बसे, जिस दिन देखेंगे कि यहाँ मरने वाले हाथ आ गए, वो भाग जाएगा, कोई बिजनौर, कोई उत्तर प्रदेश। यहाँ का जो मूल है, जिसका राज्य की जो देहरादून वर्ल्ड में इंटरनेशनल फेम, जहाँ पंखे नहीं चलते थे, इतना बेहतरीन मौसम होता था, 2 बजे 12 बजे बारिश हो जाती थी, उस देहरादून को कैंसर मरीज बना दिया इन्होंने। उस पर किस पर मुकदमा लगाओगे? क्या है किसी की हैसियत इस तरह की? कहने का मतलब है ये राजनीतिक बेईमान है, ये आज देहरादून को बर्बाद कर रहे, जिस दिन उत्तराखंड बर्बाद हो जाएगा छोड़ के भाग जाएंगे। इनके सबकी संपत्ति के, किसी की अमेरिका में है, किसी की मॉरिशस में है, किसी की कहीं है, उत्तराखंडी ही भुगतेगा इन राजनीतिक बेईमानों को। इसलिए मैं फिर कहता हूं, जनता धीरे धीरे देख रही है कि इन लुटेरों ने देश के नाम पर कैसे उत्तराखंड से लेकर देश को लूटा है। और अब ये जुमला है, भाजपा का एक नेता बता दे एक देश एक चुनाव कैसे कराएगा, कहां से फंड लाएगा, कहां सैनिक इकट्ठा। तुमसे जरा से दंगे में तो तुम सैनिक के गोद में चले जाते हो, वहां पर भी तुमने अग्निवीर बना दिया। तो 18 लाख सेना और 140 करोड़ की जनता को एक दिन में करा लोगे? कह रहे सब बकवास है। भाजपा सिर्फ जुमले फेंकने में नंबर 1 है। संसद में चर्चा कराइए, भाजपा को राजनीतिक विचारधारा वहां पता चलेगी, मगर ये एकल निर्णय देश में स्वीकार नहीं होते। अगर होती तो आप देख लीजिए 33% महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा। यहाँ पर आकर भाजपा का कोई नेता बता नहीं पाएगा। ज्यादा बोलोगे तो फिर ये कहेंगे ये तो देशद्रोही है, ये तो हिंदू मुस्लिम है, ये तो फलाने हैं ढिमकाने हैं। इसके अलावा भाजपा के पास कुछ नहीं है। इन 15 सालों में राज्य की आर्थिकी खत्म हो चुकी है, नौकरियां खत्म हो चुकी है, उत्तराखंड बर्बाद हो चुका है। देश को क्या संभालेंगे, छोटी सी बात है, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। चलिए, बहुत लंबी चर्चा हो गई है और चर्चा में प्रदेश हित, क्योंकि हम लोग बैठे हैं उत्तराखंड में और उत्तराखंड में बैठे हैं और कोई उत्तर प्रदेश में बैठा है, कोई पंजाब में बैठा है। जब हम उत्तराखंड में बैठे हैं तो अपने प्रदेश की चिंता करना लाजमी है कि पहले हम अपने प्रदेश की चिंता करें। और प्रदेश की चिंता इस विषय में भी है कि यदि एक
राष्ट्र एक चुनाव होता है तो क्या प्रदेश के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर बोले जाएंगे? उस वक्त क्या होगा, उस वक्त की स्थिति क्या होगी? तब आपका इसमें क्या विचार है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर आकर के अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे लोक साक्षी न्यूज।